अब हम जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे, अर्थात व्याख्या करेंगे उसका। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि जयशंकर प्रसाद के जो मित्र हैं वो उनसे बार बार आग्रह करते हैं, मतलब उनको कहते हैं कि वे अपने जीवन के बारे में आत्मकथा लिखें। आत्मकथा लिखना यानी अपने बारे में लिखना, तो लिखें। उनके मित्र उन्हें कहते हैं, तो वो इस बात को इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है लिखने जैसा जिसे कि मैं लिखूं और आप लोगों को शिक्षा मिले। तो देखिए इस कविता के बारे में सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखे जाएंगे। सबसे पहला है, यह कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। यह इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। ये 3 बिंदु आपको प्रत्येक पद्यांश के काव्य सौंदर्य में लिखना है। कुल मिला के ये इस पूरी कविता का काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आने वाले बिंदु है। अब देखिए सबसे पहले मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप, मधुप यहाँ पे भौरे के लिए कहा जा रहा है और गुनगुना तो भौरा ही करता है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुनगुना सेम वर्ण और सेम शब्द, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गंभीर, गंभीर यानी गहरा, मतलब गहराई तक। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गंभीर यानी गहरा और अनंत नीलिमा यानी विशाल नीला आकाश, और ऐसा आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका यानी कोई आरंभ है न कोई अंत। और जीवन इतिहास का मतलब होता है जीवन की कहानी। यहाँ पर कवि के जीवन की कहानी की बात हो रही है। और व्यंग मलिन का मतलब होता है खराब तरीके से किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। और उपहास मतलब मजाक उड़ाना। गागर, गागर वैसे घड़े को कहते हैं, मटकी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गागर कवि का जीवन रूपी घड़ा है। कवि का जो जीवन है उसको घड़े के समान बताया गया है। कवि ने अपने जीवन को घड़े का रूप दे दिया है कि जिस तरह से पूरा घड़ा खाली है उसी तरह से उनका जीवन भी पूरा खाली है। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा जीवन रूपी घड़ा होने के कारण। रीति यानी खाली। चलिए अब देखते हैं इसका, सबसे पहले इसका संदर्भ देख लीजिए। इस पूरी कविता में जितने भी पद्यांश है इन सबका संदर्भ एक ही प्रकार का रहेगा, इसलिए मैं बार बार संदर्भ नहीं बोलूंगी, संदर्भ एक ही बार बोलूंगी। आप एक ही बार अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश इसलिए लिया है क्योंकि हमने इतना सा ही पढ़ा है, पूरी कविता नहीं लिखी एक साथ, इसलिए प्रस्तुत पद्यांश छायावादी युग के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से अवतरित है या लिया गया है या उद्धृत है, जो भी आपको अच्छा लगे। ये इसका संदर्भ है। पूरी कविता के पद्यांश में ये एक ही संदर्भ चलेगा। अब जो हमने पद्यांश पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, जिसका हम अभी अर्थ कर रहे हैं, उसका प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में या इस पद्यांश में कवि का जो जीवन है उस जीवन का उन्होंने वास्तविक और अभावपूर्ण जीवन जो उन्होंने व्यतीत किया है उसकी बात का, उसका वर्णन किया गया है। और जो ये लोग हैं उनके जो मित्र हैं वो मित्र उन कवि की जीवन की कमजोरियां, उनकी दुर्बलता, उनके बारे में जानने के जो लोग इच्छुक है उन पर कटाक्ष किया है। कहने मतलब मैंने कहा था ना कि उनके मित्र चाहते हैं कि वो लिखे क्यों? मित्र चाहते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या हुआ, मित्र जानना चाहते हैं उनकी कमियों को, उनकी दुर्बलताओं को। तो उन मित्रों को उन्होंने कटाक्ष किया है इन पंक्तियों में। तो देखिए अब सबसे पहले, मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी।
कवि प्रसाद जी कहते हैं कि गुंजन करते हुए, गुनगुन की आवाज करते हुए जो भंवरे हैं और डालों से मुरझाकर, मतलब गुंजन करते हुए भंवरे और डालों से मुरझाकर गिर रही ये घनी घनी जो पत्तियां हैं, ये जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। कवि के जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि फूल से फूल और भंवरे की गुंजार, ये सब कभी न तृप्त होने वाली कहानियां सुना रहे हैं। कहने का आशय ये है कि डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रही है। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार इन भंवरों की, इन पत्तियों की कहानी है, उसी तरह से मेरी भी जीवन की यही कहानी है। तो ये भंवरे और ये डालियों की पत्तियां मुरझाकर, गिरकर, ये जो कहानियां कह रही है, वही मेरे जीवन की करुण कहानी है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी है, मतलब मुरझा मुरझा कर ये अपने जीवन की करुण कहानियां कह रही है। कहने का तात्पर्य इस लाइन का, इन पूरी लाइनों का वापस से आप ढंग से अर्थ देख लीजिए कि फूल से फूल पर भटकते भंवरे की गुंजार क्या है, और कभी न संतुष्ट होने वाले प्यास की कहानी है। ये फूल पर जो भंवरे टकराते हैं, इनके कभी न संतुष्ट होने वाली इनकी अपनी कहानी है। और डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रही है। कहने का मतलब कि ये जीवन नश्वर है, बेकार है। यही कहानी ये पत्तियां और ये फूल भी सुना रहे हैं। अगर पत्तियां बेकार हो गई पेड़ पर तो वो नीचे गिर जाती है, तो उनका जीवन बेकार है। इसी तरह से हमारा जीवन भी एक तरह से नश्वर ही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस कभी न समाप्त या जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश के नीचे असंख्य जीवन पल रहे हैं। असंख्य लोगों का जीवन इतिहास पल रहा है। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, सभी का इस गहरे नीले आकाश के नीचे अनगिनत असंख्य लोगों का जीवन पल रहा है। सबका अपना अलग अलग इतिहास है, सबकी अपनी अलग अलग कहानियां है। और इन्हें लिखने वालों ने स्वयं को ही व्यंग एवं उपहास का पात्र बनाया। और जिन लोगों ने इस आकाश के नीचे पल रहे जीवन के बारे में लिखा है, उन्होंने ही स्वयं अपने आप को हंसी का पात्र बनाया है। अपनी जिन भी कवियों ने आज तक अपने जीवन के बारे में अपनी कविता के माध्यम से अपने जीवन की कमियों को उजागर किया है, वे स्वयं इस संसार में हंसी के पात्र बन गए हैं, व्यंग के पात्र बन गए। इसलिए कवि अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सुनाना और बताना चाहता है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब कवि अपने मित्रों से पूछता है और कहता है कि क्या ये तुम सब देखकर भी, मतलब इतना सब कुछ देखकर भी वे चाहते हैं कि मैं अपनी कमियों और अपनी दुर्बलताओं से भरी आत्म कहानी लिखूं, इस खाली गगरी जैसी। मतलब मेरा जीवन तो पूरा खाली गागर के समान है, मेरा जीवन पूरा खाली गागर के समान है, महत्वहीन है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपको अपने आत्मकथा के माध्यम से बताऊं। फिर भी तुम मेरे जीवन के बारे में पढ़कर क्या सुख पाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में ऐसा बताने जैसा कुछ भी नहीं है। और जो भी मतलब तुम मेरे जीवन की कमियां देखोगे, मेरे जीवन के दुख सुनोगे, उसको पढ़कर तुम सिर्फ हंसी ही उड़ाओगे, व्यंग ही कसोगे। इसलिए मेरे जीवन में पढ़ने जैसा, प्रेरणा पाने जैसा, आगे ग्रहण करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन खाली गगरी के समान है, महत्वहीन है। इसलिए
कवि अपने जीवन के बारे में कोई आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। इसका काव्य सौंदर्य मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पूरी कविता में ये 3 चीजें तो आएगी कि छायावादी शैली में लिखा गया है, खड़ी बोली मतलब इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। कवि ने दुनिया में दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है, ये बात इस पद्यांश में स्पष्ट की है। आगे चलिए नेक्स्ट पद्यांश। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। देखिए यहाँ पर विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, यानी अनचाही स्थिति जिसे हम नहीं चाहते वो परिस्थितियां। और प्रवंचना का मतलब होता है धोखा, ठगे जाना। इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में देख लीजिए कि इस पद्यांश में कवि अपने मित्रों के आग्रह पर अपनी आत्मकथा लिखने के संदर्भ में कहते हैं। मतलब इनके मित्र बार बार आग्रह कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद से कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। प्रसाद जी विरोध कर रहे हैं। अब उस आत्मकथा लिखने के आग्रह पर प्रसाद जी अपने मित्रों से कहते हैं, क्या कहते हैं वो इन पद्यांश में बताया गया है। तो देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि प्रसाद कहते हैं कि मित्रों कहीं ऐसा न हो कि मेरे जीवन की इस खाली गगरी जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि कहता है कि मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं और मेरे जीवन के बारे में जो भी दुख है, तकलीफें हैं या मेरा जीवन जो भी खाली है, महत्वहीन है, उसके बारे में पढ़कर तुम स्वयं अपने आप को ही दोष न देने लग जाओ कि मतलब मेरा जीवन तुम्हारी वजह से खाली है, या कहीं तुम अपने आप को जिम्मेदार न ठहराने लग जाओ। लिखा है ना, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि भाई मेरे इस जीवन को खाली करने वाले तुम ही हो और तुमने ही अपने जीवन को सुखमय बना लिया है, इसलिए मैं अपने जीवन के बारे में नहीं लिख रहा हूँ। प्रसाद जी अपने मित्रों को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी अभाव है, उन अभावों के बारे में अगर मैं यहाँ वर्णन करता हूँ तो कहीं मित्र तुम ये न समझो कि मेरे जीवन में जो भी अभाव आए वो तुम्हारी वजह से आए, इसलिए मैं अपने जीवन के बारे में नहीं लिख रहा हूँ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहता है कि यही तो मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मेरे जीवन की खुशियों को चुराकर तुम अपनी खुशी समझना चाहते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की गागर बिल्कुल खाली है। कवि अपने मित्रों से कहता है कि मेरे जीवन की खुशियों को चुराकर अपने जीवन की खुशी समझना चाहते हो। कवि आत्मकथा लिखेगा और उस आत्मकथा से उनके मित्रों को पढ़कर खुशी होगी। तो कवि यही तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की खुशियों को, जीवन में खुशियां तो है ही नहीं, दुख ही दुख है, लेकिन उन दुखों को उनके मित्र खुशी समझकर अपने जीवन की खुशी चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कवि के जीवन की गागर रूपी मटकी, जीवन रूपी गागर पूरी खाली है। आगे कवि जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता अर्थात सरल हृदय की हंसी नहीं उड़वाना चाहता है। कवि अपने जीवन में बहुत जगह ठगे गए, बहुत जगह इन्होंने धोखे खाए, इनके परिवार ने, इनके मित्रों ने, इनके चाहने वालों ने, जिन्होंने भी इनको जीवन में धोखा दिया है, ये बहुत जगह ठगे गए हैं। इसलिए और इन्होंने बहुत जगह कई भूलें भी की हैं, इसलिए ये अपनी भूल, अपना ठगना, ये सब अपने आत्मकथ्य में नहीं लिखना चाहते, क्योंकि लिखेंगे तो इनके मित्र हंसी उड़ाएंगे और
वे मित्र हंसी उड़ा उड़ा कर सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए कवि ऐसा नहीं चाहते, वो इसलिए लिखना भी नहीं चाहते आत्मकथ्य। कवि का कहने का मतलब ये है कि उनके जीवन में लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। अपनी भूलें दिखाकर या बताकर दूसरों का सत्य सामने नहीं लाना चाहते। भाई अगर वो लिखेंगे तो जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है, जिन लोगों ने ठगा है, उनके बारे में बात तो आएगी कविता के माध्यम से, और इस तरह से सत्य भी सामने आएगा। तो कवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वे अपनी विवशता और दुर्बलता अपने मित्रों के समक्ष नहीं लाना चाहते। वे नहीं चाहते कि जीवन के महत्वपूर्ण क्षण सबके सामने प्रकट हो जाए। ठीक है, आपको इसका काव्य सौंदर्य उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आपने ऊपर वाले पद्यांश में लिखा था। नेक्स्ट देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। देखिए, सबसे पहले आप इनके हार्डवर्ड देख लीजिए। उज्जवल, उज्जवल यानी सुखपूरी, यानी स्वच्छ, एकदम साफ। गाथा, गाथा यानी कहानी। आलिंगन, आलिंगन यानी गले लगाना। और मुस्किया कर, मुस्किया यानी मुस्कुराकर। ये आप हार्डवर्ड भी साथ के साथ बुक में लिखते जाएंगे, और जब भी आप इन पद्यांशों की व्याख्या करोगे तो सबसे पहले व्याख्या की पंक्ति उतार कर उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे, कठिन शब्द के बाद संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे और फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो देखिए, इसका संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग। इस पद्यांश में कवि अपने प्रेम व सुख की वे बातें किसी को नहीं बताना चाहते जो उन्हें छलावा देकर भाग गया। मतलब कवि के जीवन में प्रेम भी आया था, सुख भी आया था, उनकी प्रियतमा के साथ अच्छे क्षण भी थे, लेकिन वे बातें भी वे किसी को बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सुख और वो प्रेम उनको धोखा देकर चला गया था। इसलिए कवि ये बातें भी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिय यानी प्रियतमा के साथ जो मधुर क्षण बिताए वो कहानी मैं सबके सामने कैसे बताऊं। मतलब वो उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं जो मैंने अपनी प्रियतमा के साथ मधुर चांदनी रातों में जो मैंने पल बिताए, जो मैंने क्षण बिताए, वो गाथा, वो कहानी में तुम सबके सामने कैसे गाऊं। और अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब मेरे प्रेमिल जीवन की, मतलब मेरे प्रेम भरे जीवन की जो पर्सनल अनुभूतियां है, पर्सनल अनुभव है, और जो मैंने उस समय में अपनी प्रियतमा के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए जो चांदनी रातों में बातें की थी, उन बातों को मैं कैसे लिखूं, यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अर्थात मैं दूसरों को कैसे बताऊं। कवि कुल मिलाकर उन जो स्मृतियां वो भूल गए हैं, मतलब ये सब जो उन्होंने भोगा ये सब वो भूल चुके हैं, और उन बातों को भूल गए हैं, तो उन भूलों को जगाकर वो अपने वापस अपने मन को दुखी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कवि वो पल वापस याद नहीं करना चाहते। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कहता है कि मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे थे, अपने जीवन में जो मैंने सुख के सपने देखे थे, वे कभी साकार हुए ही नहीं, सपने कभी साकार हुए नहीं। और जो सुख मेरे बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, और मेरा अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा में उस पल का जिक्र करना नहीं चाहते। वे उन बातों को सबके सामने लाना
नहीं चाहते हैं। इसलिए कवि उस घटना को याद कर कर वापस दुखी होना नहीं चाहते हैं और उस पल को सब मित्रों के सामने लाना नहीं चाहते हैं, ताकि लोग उनका हंसी न उड़ाए और जो सुख उनके जीवन में आते आते रह गया, मुस्कुराकर भाग गया, वो सबके सामने नहीं बताना चाहते हैं। इसका काव्य सौंदर्य भी वही रहेगा। कुल मिलाकर कवि अपनी जो मधुर स्मृतियां हैं उन्हें याद करके व्यथित नहीं होना चाहते, दुखी नहीं होना चाहते। वे दुखी हो रहे हैं इसलिए वे बताना नहीं चाहते हैं।